बहुत तेज़ी से विकास करने के अपने नुकसान होते हैं। भारतवर्ष की ग्रोथ जो है 8% से ऊपर है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। उसके नुकसान भी दिखाई होते हैं, अच्छी बातें भी हैं, पर तो नुकसान सबसे ज़्यादा है कि लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, सर्विसेज सेक्टर बढ़ता है। अब क्या लगता है कि भारत के अंदर जैसे ही लोगों ने उड़ना ज़्यादा शुरू किया, हमारी ट्रेन से पहले से बड़ी रहती थी, बस के ऊपर, बसों की छतों पर लोग बढ़ के अभी भी ट्रैवल करते हैं गांव के अंदर, परंतु अब तो ऐसा लगता है कि हमारे जो एयरपोर्ट हैं वो भी रेलवे स्टेशन से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? इसी पर मैं करूँगा आज की प्रभुवाणी। जैसा कि आप अखबारों में और टीवी चैनल में देख रहे हैं, भारत इस समय एक ऐसे सिविक एविएशन संकट से गुजर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर हज़ारों यात्री फंसे हुए हैं। कुछ दिनों से, यानी कि पिछले 4-5 दिनों से देश में लगभग अनुमानित 11 से 1200 उड़ानें रद्द या बुरी तरह विलंबित हो चुकी हैं। और इससे सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो है, तो उसी का ही है। उसी कारण से ये सारा का सारा संकट पैदा हुआ है, जिसने अचानक बड़ी संख्या में अपनी उड़ानें रोक दी, क्योंकि सब 60% मार्केट इसके पास है। कई हवाई अड्डों पर सुबह से रात तक यात्री कतार में खड़े रहे। कई यात्रियों ने टर्मिनल के पास विरोध प्रदर्शन किया। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। और बहुत से लोग कुछ घंटों से लेकर पूरी रात तक फर्श पर बैठे रहे, बच्चों को गोदी में सुलाकर सोते रहे, क्योंकि ना रीबुकिंग मिल रही थी, ना सही जानकारी एयरलाइन दी थी, और ना ही कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था रहने की नहीं थी जो प्रोवाइडेड है। ये संकट किसी प्राकृतिक आपदा की तरह एक झटके में सामने नहीं आया, जबकि वास्तविकता रियलिटी ये है कि ये समस्या धीरे धीरे पनप रही थी और किसी को दिखाई नहीं दी, और आज ये चरम पर फूट पड़ी। पॉलिटिकल लीडरशिप सो रही थी। ये संकट केवल रद्द हुई उड़ानों का नहीं है, ये एक विश्वासघात है जनता के साथ। एयरलाइंस का, सरकार का मिली जुली भगत है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे बड़े बड़े हब एयरपोर्ट पर यात्राओं की भीड़ दिखी। कई स्थानों पर यात्रियों ने काउंटर पर प्रदर्शन किया। कुछ लोग घंटों रात भर टर्मिनल पर बैठे रहे, क्योंकि ना तो उनको दूसरी फ्लाइट मिली, ना कि उनको मुआवजा दिया, ना उनको होटल प्रोवाइड किया। उनको कहा जाइए जहाँ जाना है आपको। एक जोड़ा जो शादी करके रिसेप्शन के लिए जा रहा था, उसको वीडियो पे दिखाना पड़ा सारा का सारा रिसेप्शन। एक स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन जहाँ पर रिसेप्शन था, वहाँ पर जोड़े को वीडियो पे रख करके सबके साथ उनको मिलाया गया। और दूसरी तरफ सिंगापुर हाई कमिश्नर जो दिल्ली में हैं, उनको अपने किसी जूनियर स्टाफ की शादी के लिए जाना था, वो बेचारे उसके लिए भी नहीं जा पाए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि मेरे को बहुत दुख है कि मैं नहीं जा पाया। ये कैसे शुरू हुआ? इसका मूल कारण साफ है। इंडिगो ने अपने बड़े पैमाने पर शेड्यूल में कटौती की और आधिकारिक तौर पर कहा कि नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम नियमों के कारण उनके पास पायलट उपलब्धता नहीं रही। वो शेड्यूल संवैधानिक रूप से प्रभावित हुआ, यानी उनको पता ही लगा कि ये जो नया शेड्यूल बनना है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एयरलाइंस ने बताया कि पायलटों को मिलने वाला अनिवार्य विश्राम समय बढ़ा, इसलिए शिफ्ट रोटेशन बिगड़ गया। सरकार ने रूल बनाए थे कि एक पायलट के ऊपर स्ट्रेस होता है, उसको आप इतने ताम नहीं लगा सकते। परिणाम स्वरूप सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पर एक बहुत बड़ा सवाल है, जब यह नियम महीनों पहले आने वाले थे, तो दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन होने के नाते इंडिगो ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? बैकअप क्यों नहीं रखा? पायलट भर्ती को पहले से क्यों नहीं किया गया? यात्रियों को पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई? इस तरह अचानक रद्दीकरण करना, परिणाम ये हुआ कि सिर्फ एक कंपनी का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर क्राइसिस बन गया। और उसके पीछे की वजह है बाजार का अधिक केंद्रीयकरण होना, मोनोपोली होना। एक ही खिलाड़ी के पास 60% सीट हिस्सेदारी होने का मतलब है कि उसकी विफलता पूरे नेटवर्क को ठप कर दी जो हुआ। पर ये केवल ऑपरेशन की विफलता
नहीं है, फेलियर नहीं है, ये आर्थिक आघात भी है। पिछले 10 सालों में घरेलू हवाई यात्राएं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 2015 में जहां डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की संख्या लगभग 80 से 85 मिलियन थी, यानी कि 8.5 करोड़ थी, वही संख्या 2024 में 13 करोड़ 130 मिलियन के करीब पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जोड़कर कुल ट्रैफिक 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ के पास पहुंच रहा है। भारत में तकरीबन 5000 से फ्लाइट मूवमेंट दर्ज होते हैं रोज़। पीक दिनों में यह संख्या 5200 से ऊपर चली जाती है। 5200 बार जाना और 1200 बार आना, ये सब दर्शाता है कि देश की हवा पर भारी मांग है। हमारा ट्रैफिक जाम है वहाँ पर, कई बार जहाज बाहर घूमते रहते हैं और इतनी तेज़ी से हमारी डिमांड बढ़ रही है जिसका अंदाज़ा हमारे प्लानर्स ने भी नहीं लगाया था कि इतनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगी। और उसी हिसाब से क्राइसिस बढ़ रहा है, लेकिन विमान की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी। आज कमर्शियल फ्लीट जो है उसमें लगभग 800 विमान के आसपास हैं। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही 2014 के लगभग 14 हमारे पास 74 एयरपोर्ट से अब 150 हो गए हैं, पर विमान, पायलट और ग्राउंड स्टाफ का उसी हिसाब से विस्तार नहीं हुआ। इसी से इम्बैलेंस हो गया और इसी से संकट को जन्म दिया। सबसे परेशान करने वाली बात है टिकटों की भारतीय कीमतें में आई उछाल, कि जब शॉर्टेज है तो एयरलाइन अपने हिसाब से एल्गोरिदम बना रखा है कि आप जैसे बटन दबाएंगे महंगी हो जाएंगी। मांग सप्लाई असंतुलन, इम्बैलेंस और सीमित सीट कैपेसिटी के दिक्कत दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं। दिल्ली मुंबई जैसी व्यवस्थित रूट पर तो हालत ऐसे हो गए हैं कि कभी कभी इकॉनमी टिकट का किराया उस राशि से अधिक निकल गया जो लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर देते हैं कि लंदन की टिकट सस्ती है और बॉम्बे की महंगी है। यात्री तमाम विकल्प तलाश कर रहे हैं, पर अब घरेलू उड़ानें समय बचत का विकल्प बनने के बजाय किफ़ायती नहीं, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों जैसे ट्रेन छोड़कर फ्लाइट लेना था ताकि वक्त बचे। अब ऊंचे किराए और अनिश्चितता दोनों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली से लखनऊ की टिकट 17,000, दिल्ली से भोपाल की भी 20,000, ये इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। ये कीमत वृद्धि सिर्फ थोड़ी नहीं है, त्योहारों और पीक सीजन में टिकटों की कीमतें कई गुना बढ़ा दी जाती हैं और कभी कभी घरेलू इकॉनमी टिकट की कीमत मैंने जैसे बताया कि लंदन से भी, न्यूयॉर्क से भी महंगी हो जाती है। इसकी सा असर परिवार के बजट, उनका एक्सपेंडिचर और रोज़मर्रा की ज़रूरत पर पड़ रहा है, क्योंकि अब हवाई जहाज़ जो है उड़ना एक एसेंशियल हो गया है। क्यों कीमतें इतनी बढ़ गई? क्या सरल है? जब सीटें कम हों, मांग ज़्यादा हों, बाज़ार अनिश्चित रूप से कीमत बढ़ा देता है। विमान कम हैं, पायलट कम हैं, एयरलाइंस के पास बैकअप सीमित है और एक बड़ी एयरलाइन अगर शेड्यूल गिरा दे तो बाकी एयरलाइंस की भी क्षमता सीमित होने के कारण वे प्रभावित यात्रियों को तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाती। अब देखिए क्या है इस देश के अंदर, क्यों हुआ ये क्राइसिस? एयरलाइंस की संख्या कम होती क्यों गई? और इसके अलावा कई एयरलाइंस ने हाल के वर्षों में लागत संचालन मॉडल भी बनाया है, यानी कि लागत क्या है, उसका खर्चा क्या है, अधिकतम लाभ के लिए सीटों को कंबाइन किया है, एंसिलरी चार्जें बढ़ा दिए हैं, येलो फ्लैग कीमत रणनीतियाँ चालू कर दी। हर सीट के लिए अलग अलग पैसे लेते हैं, मिडिल के अलग, सेंटर के अलग, विंडो के अलग, हर एक तरह से हर सीट के ऊपर दाम लगा हुआ था। इसका रिजल्ट क्या है? घरेलू मार्गों पर टिकटें इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी के लिए वह भी पहले की तरह सुलभ नहीं रही। खाना एयरपोर्ट के अंदर ठीक नहीं मिलता। एयरपोर्ट पे खाने की चीज़ें, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कोई कंट्रोल नहीं है किसी समय पर। इस पूरे तंत्र का एक और कमज़ोर कड़ी है पायलट और क्रू ट्रेनिंग की कमी। पायलट बनने में समय लगता है, सिमुलेटर घंटे, लंबे ट्रेनिंग सत्र और सख्त प्रमाणन ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों से कई अनुभवी पायलटों ने विदेशी एयरलाइंस के बेहतर पैकेज को स्वीकार किया। कुछ रिटायर हो गए और नई नियमों ने काम के घंटों को टाइट कर दिया, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा था। पायलट शिकायत कर रहे थे, रेस्ट नहीं मिलता था। नई पॉलिसी आने के बाद एयरलाइंस को जिस तरह से क्रू रोटेशन, रेस्ट टाइम प्रबंधन करना था, उसके बारे में स्पष्ट एडवांस नोटिस उन्होंने योजना बनाई नहीं। अपने जहाज़ों का उपकरण जो होता है उसका आयात नहीं किया। सप्लाई चेन दबाव में है। बड़े ऑर्डर तो दे दिए, एयर इंडिया ने, इंडिगो ने मिलकर के 1000 से ज़्यादा जहाज़ों का ऑर्डर किया है, परंतु डिलीवरी नहीं है, समय पर डिलीवरी नहीं होती। तो पुराने जहाज़ों पर, कम जहाज़ों पर निर्भर करता है जिसकी सीट की कैपेसिटी लिमिटेड है।
यानी कि हमारे पास 100 सीटों की अगर डिमांड है तो अवेलेबिलिटी केवल 70 की है या 60 की है। यही कारण है कि जहाज़ों के ऑर्डर के बावजूद भी तत्काल समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा कारण नियामक और सरकारी निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। इस संकट के दौरान सरकार और संबंधित विभागों की देरी, सार्वजनिक संचार का अभाव और ठोस हस्तक्षेप की कमी दिखी। जब हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, जब घरेलू किराए अंतर्राष्ट्रीय रेटों से बढ़ रहे थे, तब सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पर फिलहाल यात्रियों को मिली प्रतिक्रियाएं कम और वादे ज़्यादा रही हैं। एयरलाइंस पर कड़ी निगरानी, रद्दीकरण पर अनिवार्य मुआवजा, पारदर्शी टिकट प्राइसिंग और आपातकालीन ऑपरेशन के नियम लागू करने के बजाय हालत सिर्फ बढ़ते चले गए, खराब होते गए। यदि किसी सेक्टर में सार्वजनिक हित गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है तो सरकार से सक्रिय दखल होना अनिवार्य होता है। इस मामले में सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। ये संकट आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का षड्यंत्र है। व्यापार प्रभाव में देरी होती है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है, छोटे व्यवसायों के पास ग्राहकों की कमी आती है, पर उस वक्त व्यक्ति का समय में बर्बाद होता है जो अपने कामकाज के लिए उड़ता है। निचले और मध्य वर्ग के लोग जो ट्रेन छोड़कर समय बचाने की वजह से हवाई यात्रा चुनते हैं, अब या तो ऊंचा किराया अदा कर रहे हैं या यात्रा ही कैंसिल करते हैं। पर्यटन, व्यापार और घरेलू कनेक्टिविटी पर यह गंभीर असर डाल रहा है और इसका उत्तर अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में फैलता है। इसका समाधान क्या है? इस पूरे संकट का वास्तविक समाधान केवल एक एयरलाइंस का ऑपरेशन ठीक कर देने से नहीं होगा। अब आवश्यक है कि तात्कालिक और दीर्घकालिक कदमों का मिश्रण होना चाहिए। सरकार, जो मंत्री हमारे आए हैं आंध्र प्रदेश से, पहली बार बनकर के आ गए, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी मीटिंग नहीं करते थे, अभी मीटिंग की पहली बार उन्हें। तत्काल कदमों में शामिल होना चाहिए था। रद्द उड़ानों पर कठिन मुआवजा नियम लागू करना जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता। यात्रियों के लिए रियल टाइम की रीबुकिंग और रिफंड की बाध्यताएं, पीक डिमांड के दौरान कीमतों पर निगरानी, इसके साथ ही एयरलाइंस को वैधानिक रूप से बैकअप क्रू और फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि अचानक नियम परिवर्तन से या मौसमी बाधा होने पर यात्रियों को नहीं छोड़ा जाए। सरकार को भी मजबूरी के समय एयरलाइंस को तत्काल सहायता देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क रखना होगा। सरकार तटस्थ नहीं हो सकती, मोनोपोली नहीं बना सकती। दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म तौर पर 3 बड़े बदलाव ज़रूरी हैं। पहला, पायलट ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्षमता में तेज निर्देश होना चाहिए, सिमुलेटर ट्रेनिंग होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए ताकि अगले 12-24 महीनों में पायलट शॉर्टेज का बड़ा हिस्सा पूरा हो सके। दूसरा, बाज़ार में कंपटीशन बढ़ाने के लिए छोटे और मध्यम एयरलाइन को प्रोत्साहन दिया चाहिए ताकि केंद्रीय डिओपली, अभी 2 लाइनें हैं एयरलाइन हैं, टूटनी चाहिए और किसी एक एयरलाइन की विफलता को पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं करे। तीसरा, एक शक्तिशाली स्वतंत्र एविएशन रेगुलेटर की ज़रूरत है जो टिकट पारदर्शिता, रद्दीकरण, मुआवजा, इन सब को देखे, लागू करे और उसके पास दंडात्मक अधिकार हों कि पनिश कर सके ताकि कंपनियां यात्रियों के साथ मनमानी ना कर सकें। यदि सरकार ने इन कदमों को शीघ्र से और प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया तो ये संकट केवल अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म व्यवधान नहीं करेगा बल्कि सामान्य नियम बन जाएगा। मांग बढ़ती रहेगी, कीमतें गड़बड़ाएंगी और यात्रियों का भरोसा बार बार टूटेगा और जब भरोसा टूटेगा तो हवाई यात्रा का सामाजिक और आर्थिक लाभ भी संकुचित होगा। देश का वह विकास जो तेज तर्रार कनेक्टिविटी पर निर्भर है वो भी धीमा पड़ जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि इस समय सिर्फ शिकायत करने का नहीं है, ये समय कार्रवाई का है। सरकार को रेगुलेटर अपॉइंट करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एयर इंडिया जो है सरकारी से हट करके प्राइवेट बना, उसको टाइम लग रहा है, उसको सुधरना पड़ेगा और एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन मॉडल को स्ट्रॉन्ग करना होगा
और ट्रेनिंग पायलट्स की करनी होगी और लीजिंग पर प्लेन्स लेने पड़ेंगे। वो केवल फ़ायदे के लिए काम नहीं कर सकते, नहीं तो अगली पीक सीज़न पर न सिर्फ रद्द उड़ानों का नया दौर आएगा, बल्कि घरेलू टिकटों का गंभीर महंगाई एक सामान्य स्थिति बन जाएगी और लोग इसका विरोध बहुत तेज़ी से करेंगे और सरकार के ऊपर बहुत हावी पड़ेगा। इसके ऊपर पॉलिटिक्स वैसे भी हो जाएगी। और कांग्रेस के जो नेता परमानेंट शिकायत करते रहते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने अपना पहले ही अभी कह दिया कि ये इतना मैं इसके खिलाफ़ हूँ, कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए, नई एयरलाइंस आनी चाहिए, हमारा रिकॉर्ड ख़राब है। ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से जो न्यूट्रलिटी है वो बहुत ही महंगी साबित हो रही है। जेट को रिवाइव कर, जेट एयरलाइन बंद हुई, उसको रिवाइव करने के लिए प्रपोज़ल आया, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि इसको दोबारा से खोला जाए। इस तरह से गो एयर जो बंद कर दी गई थी, जो बैंकों के पैसे नहीं दे पाई थी या नुकसान हो रहा था, उसका भी रिवाइवल के लिए प्लान आया, उसको भी कोई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। जो सरकार बंद उद्योगों को रिवाइव करने के लिए NCLT में इतना बड़ा हेयर कट रही है, जो कंपनी 9,000 करोड़ की हो या 1,000 करोड़ की हो, उसको 15% के ऊपर बेचा जा रहा है, तो जो अपनी एयरलाइन बंद पड़ी हैं, क्या सरकार उनको दोबारा चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती? क्यों एयरलाइन बंद होती चली जा रही है? एयरलाइन का घाटा होता है, हर देश के अंदर एयरलाइन घाटे पे चलती हैं, परंतु जिस तरह से भारत के अंदर मोनोपोली क्रिएट होती चली जाती है, डिओपोली क्रिएट होती चली जाती है, उससे सेवाओं के अंदर जो क्वालिटी होती है वो भी गिरती चली जाती है। ये केवल एयरलाइन में दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको कम्युनिकेशन में दिखाई देगा कि अब भारत के अंदर केवल 2 मोबाइल कंपनियां बची हैं, एक रिलायंस और एयरटेल। उनकी क्वालिटी गिरती चली जा रही है, ऐड करते चले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा नहीं हो रहा। तो भारत सरकार की ये एक लेसन है जो एयरलाइंस का फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोग एयरपोर्ट के ऊपर टेंट सिटी में रह रहे हैं। ये ज़रूरत है कि भारत सरकार ये पब्लिक यूटिलिटी को मान करके इसके ऊपर तुरंत कदम ले, नहीं तो जब सड़क पे लोग आ जाएंगे और टेलीफोन बंद हो जाएंगे तो इससे बहुत नुकसान होगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कि किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मेरी फिर एक और प्रार्थना कि मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, अच्छी मीठी कड़वी जैसी आपको अच्छा लगे, और सुझाव भी दीजिए। मैं देखूंगा, पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा जवाब देने की, पर बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।